वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिस इज पूजा, योर केमिस्ट्री मेंटर, एंड आई एम टीचिंग यू केमिस्ट्री फॉर योर 2023 एग्जाम। जल्दी से फटाफट से आ जाइए सभी लोग और मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ सभी को आ रही है, वीडियो के साथ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। फटाफट से कंफर्म करो, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। जल्दी से सभी लोग आइए, फटाफट से कंफर्म कीजिए मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग है सभी को। चंदन जी को गुड मॉर्निंग है, भारती को गुड मॉर्निंग है, सुमन को गुड मॉर्निंग है, हर्ष को गुड मॉर्निंग है, सिमरन सिद्दीकी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग है। पवन जी को गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को राधे राधे है, सभी को नमस्कार है, सभी को हेलो है मेरी तरफ से, सभी को सुप्रभात है मेरी तरफ से। फटाफट से सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करें और शेयर करें और फिर शुरू करते हैं धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पहले मुझे एक बार थम्स अप के साथ बता दो कि मेरी वीडियो के साथ मेरी आवाज़ आपको क्लियर है, और उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से सभी लोग बताइएगा, फटाफट से सभी लोग बताइए। राधे राधे है सभी को, क्लियर है मेरी आवाज़, ओके। जल्दी से कंफर्म कीजिए सभी लोग, एक बार लाइक और शेयर कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज की चर्चा बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बढ़िया वाले सवाल, और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कितना पढ़ के आया है। आज जो है पिटाई भी हो सकती है, जैसा कि मैंने बोला था कल कि जो पढ़ के नहीं आएगा उसकी पिटाई भी हो सकती है ना। कौन से वाली पिटाई होगी? वर्चुअल वाली। जल्दी से फटाफट से सभी लोग। गुड मॉर्निंग मैम जी गुड मॉर्निंग पंकज जी, आपको क्लियर आ रही है मैम? ओके जी, हर्ष जी क्लियर आ रही है, तो फिर अब शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, आरोही को भी गुड मॉर्निंग हो गई, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बताइएगा जरा जवाब क्या होगा। और जरूरी नहीं कि जवाब एक ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि जवाब एक ही होगा। आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ सॉरी, उनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि जो ऑप्शंस आपके पास है जवाब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जवाब एक से ज़्यादा भी हो सकता है। पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्लीज। जल्दी से जवाब बताइए, क्या है पहला सवाल? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बताओ इनमें से कौन सी बात सही लिखी है, इनमें से कौन सी बात सही लिखी है, ये बताइए, इनमें से कौन सी बात सही लिखी है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाता है, बट आइडियली देखा जाए तो ये सवाल जो है ये फिजिक्स का है ना। फिजिक्स में भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स इन न्यूटन इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, गलत जवाब। अक्षय का आया डी, तो डी तो गलत है। आशीष का भी डी। पूछा है सही कौन सा है? सही बताओ। देखो, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय वर्क इन जूल इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है। फोर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं किससे? डिस्टेंस से, तो हमारे पास वर्क आ जाता है। जब फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आ जाता है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, सभी लोग जानते हैं। द्रव्यमान को किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है ना। अब इनकी सबकी वैल्यूज पुट करके देखो, मास हमारा केजी में होता है, एक्सेलरेशन हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है, और डिस्टेंस भी हमारा मीटर में रहेगा। तो यूनिट क्या आई वर्क की? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जिस भी स्टेटमेंट में वर्क की यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको ये क्वेश्चन घुमा रहा है, हर्ष को घुमा रहा है,
वो देख ले इधर। तो जहां पर भी वर्क की यूनिट दी है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब वो वाली लाइन सही लिखी है। तो देखो जरा वर्क की कहाँ कहाँ दी है, एक इसमें दी है, एक इसमें दी है। तो यहाँ क्या दिया है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसमें दिया है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पहला सवाल ही ऐसा है जो आपके दिमाग की बत्तियां जो है एकदम से जो है जल जाएंगी। अगला देखिए, अब वर्क का फाइनल हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब पहला वाला सही है। अब एक और चीज के लिए उसने पूछा है, किसके लिए, फोर्स के लिए, और फोर्स के लिए पूछता है कि क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पर जब फोर्स था, फोर्स किसके बराबर था, मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास को केजी में लिखा और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखा। तो जहां पर फोर्स लिखा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो वाला सही है। और फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है बी ऑप्शन में। इसके अंदर दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए और बी। और जिसने भी ये सटीक जवाब दिया है ए एंड बी, जो मुझे दिख रहा है किसका, आंचल सिंह का। तो आंचल सिंह के लिए मेरी तरफ से तालियां है, क्योंकि उसने बिल्कुल ही सटीक जवाब दिया है। सिमरन सिद्दीकी का जवाब भी बिल्कुल ही सही है। तो इन दोनों ही बच्चियों को मेरी तरफ से क्या है, ठीक है, तारीफ कर रही हूँ, तालियां उनके लिए मैं बजा रही हूँ, और तुम लोगों को भी बजानी चाहिए, एज उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अभी अंकित का भी आया, ठीक है। अब तो बहुत सारे आ जाएंगे मेरे बताने के बाद तो, बट मेरे बताने से पहले चंद बच्चों का ही ए और बी आया, बाकी किसी का ए आया, किसी का बी आया। मतलब सटीक आंसर जो है वो सिर्फ कुछ बच्चों ने दिया। ओके, ठीक है, चले अगले सवाल पे। अब जो है इधर उधर की बातें छोड़ दो, क्योंकि अगर आज एक दूसरे के नंबर मांगोगे या इधर उधर की बातें करोगे कि मैम सुंदर दिख रही है या ये और वो, अगर इनमें उलझे रहोगे तो आज सवाल नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि आज मैम का काम नहीं, आज आपका काम है, आज आपको जवाब देना है। ओके, चलिए, ओके वंदिता जी, कोई बात नहीं, अभी एक ही सवाल हुआ, इतना जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेट हो गई तो, ठीक है। अभी अगला सवाल आ रहा है तो उसका जवाब मुझे वंदिता देगी। ओके वंदिता, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। देख लो क्या पूछा है, पूछा है गलत वाली बताइए, गलत कौन सी लिखी हुई है वो बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। गलत बात इसमें कौन सी लिखी है, कौन सा तथ्य इसमें से जो है सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन असत्य है। ये दो ही लैंग्वेज आती है, उनमें बता दिया। और अब मुझे बता दो इसका जवाब क्या होगा। और साथ में सभी लोग एक बार, यार कितना ही टाइम लगता है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से और अगले सवाल का जवाब दे दो। बता दो जरा कौन सी बात इसमें से गलत लिखी हुई है। पहला देखो, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, आयतन को क्या हम डेसीमीटर क्यूब में लिखते हैं, आयतन को डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पहली बात बिल्कुल सही लिखी है। द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 5 सेंटीमीटर्स, लेंथ ऑफ पेंसिल इज 5 सेंटीमीटर। तो मैंने तो आज तक सेंटीमीटर मीटर में लिखा हुआ ही देखा है, प्लूरल तो मैंने कभी देखा नहीं, प्लूरल तो मैंने कभी देखा नहीं कि सेंटीमीटर्स हो जाता है या मीटर्स हो जाता है। इसका मतलब जो एस लगाया है वो गलत है, इसका मतलब जो एस लगाया है वो गलत है। इसी तरीके से तीसरे वाले में, इसी तरीके से तीसरे वाले में लिखा है, क्या लिखा है तीसरे वाले में, वर्क डन बाय ए सिस्टम इज 5 जूल्स। क्या लिखा है, जूल्स लिखा है। इस सवाल में बेसिकली वो आपसे क्या पूछना चाहता है, वो आपसे पूछना चाहता है कि आपको ये जानकारी है या नहीं है कि यूनिट्स को हम कब प्लूरल में लिखते हैं, कब नहीं लिखते हैं, किस यूनिट को एस लगा के लिखा जा सकता है, किस यूनिट को एस लगा के लिखा नहीं जा सकता, ये आपसे पूछना चाहता है। तो जूल्स नहीं होता, जूल होता है, ठीक है। क्या होता है, जूल होता है। अगला सवाल, एयर समटाइम्स इज कंसिडर्ड एज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल विषमांगी मिश्रण हवा को मान सकते हैं जब हवा में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के कण आ जाएंगे, जब हवा में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के कण आ जाएंगे। विषमांगी मिश्रण कौन से होते हैं, जिनके कण हमें नंगी आंखों से दिखाई दे, जैसे कि दाल में कंकड़ वाला एग्जाम्पल है ना। तो जो हवा है आपकी वो भी विषमांगी मिश्रण बन जाएगी अगर उसके अंदर आ जाएंगे धूल मिट्टी के कण।
तो जो डी वाला जो ऑप्शन है वो भी सही बात लिखी है, वो भी सही बात लिखी है। और आपको तो इंटरेस्ट कहाँ था, गलत वालों में था, और गलत आपके पास आए बी और सी। गलत आपके पास कौन से आए, गलत आपके पास आए बी और सी। कौन से आए गलत, तो गलत आए बी और सी। तो बी और सी वालों का जवाब बिल्कुल सही। अक्षय का जवाब सही है, शिवम का जवाब सही है, सिमरन सिद्दीकी फिर से सही है, नंदिनी बाघेल का जवाब सही है। तो बी और सी वालों का जवाब बिल्कुल सही। सानवी मौर्य को बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, मिशन MBBS से जिसका भी है उसका सही है। ठीक है, ओके। अनिल कुमार का जवाब भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ओके। पंकज जी, कौन आपका नाम जप रहा है, मेरा नाम मत जपो। किस लड़की ने जप लिया आपका नाम, इतना दुखी क्यों हो आप। ठीक है, अच्छा आंचल को बोल रहे हो ओके। तो ये भैया एक दूसरे का नाम मत जपो, उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं। आंचल जी आप क्यों उनका नाम ले रही हैं। चलिए, तो फिर अगला सवाल आपके सामने आने वाला है। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को भी तकलीफ समस्या है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज थम्स अप से ये भी बता दीजिए कि हमें क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये सवाल आपको आप ऐसा समझ सकते हो कि पहले जो दो सवाल है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको फिजिक्स का नॉलेज भी चाहिए। वैसे बेसिक था बट मान बोल सकते हो कि फिजिक्स का भी उसमें थोड़ा सा जो है, हाँ मुझे कोल्ड हुआ है तो उस वजह से शायद तुम्हें लग रहा होगा। बताओ जरा इसमें कौन कौन सी बातें सही लिखी हुई है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या सही है सभी तरीके के कंपाउंड्स के लिए। हाँ तो भैया बिल्कुल सही है ना। सॉरी, मास के फिक्स्ड रेशो में ही है ना, कॉम्बिनेशन होता है, बताया था। H2O है तो इसका 2 ग्राम, तो इसका कितना चाहिए 16 ग्राम चाहिए, तो रेशो कितना आना चाहिए 1:8 आना चाहिए। इसी तरीके से हर एक कंपाउंड में एक जो है मास के फिक्स्ड रेशो में ही क्या करता है, कंबाइन करता है। तो ये बात तो बिल्कुल ही सही लिखी है। अगला देखो, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल की वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम किसको बोलते हैं, एक मोल का आयतन। तो एक मोल का आयतन कितना है, स्टैंडर्ड कंडीशन मानक तापमान और दबाव पर 22.4 लीटर। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। तीसरा देखो, वेपर डेंसिटी गैस की डबल होती है उसके आणविक द्रव्यमान से। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। वेपर डेंसिटी जो है वो डबल ही होती है आणविक द्रव्यमान के। अगर नहीं बताया था तो आज जान लो। अगला है, एटॉमिक मासेस ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर फ्रैक्शनल। तो भैया फ्रैक्शनल नहीं होता, भैया फ्रैक्शनल तो नहीं होता। ठीक है, इसमें अब आपकी कौन सी बात जो है सही लिखी हुई है, ठीक है, सही लिखी हुई है। तो इसमें आपकी ए, बी और सी सही लिखी हुई थी। ए, बी और सी सही लिखी हुई थी। खुशी गुड मॉर्निंग है आपको, इतनी लेट चल रही हो। अगला सवाल बताइएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसको बताने से पहले आपको समतुल्य द्रव्यमान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इक्विवेलेंट वेट किसे कहा जाता है। इक्विवेलेंट वेट होता है कि किसको कहते हैं, तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। किसको कहते हैं, तो जो आपका क्या है, मोलर मास जो है आपका आणविक द्रव्यमान जो है उसको डिवाइड किया जाता है एन फैक्टर से। उसको डिवाइड किया जाता है एन फैक्टर से। ठीक है, तो एन फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। ठीक है, उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट बताइए जरा। पहले में दिया है Ca3PO4 होल ट्वाइस का मॉलिक्यूलर वेट को अगर 6 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा। कहने की बात क्या है, वो आपसे पूछना चाहता है कि क्या इसका एन फैक्टर 6 होगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस। और एन फैक्टर के लिए मैंने आपको समझाया है जब सॉल्यूशन पढ़ाया था कि या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो, कोई बात नहीं खुशी,
या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर टोटल नेगेटिव। अब हर्ष बोल रहा है मैंने गलत समझ के, मुझे ये लगा कि रॉन्ग वाला बताना है, तो भैया क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो ना, लगा को ठीक करने के लिए मैं नहीं आऊंगी पेपर में। Ca3PO4 होल ट्वाइस में अब आप देखो, या तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, क्योंकि हमें तो साइन से कोई मतलब नहीं, हमें तो नंबर से मतलब है, ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों बराबर होंगे तभी तो न्यूट्रल होगा। तो Ca3 इसका मतलब इसके अंदर 3 कैल्शियम है और 1 कैल्शियम का चार्ज होता है 2+, तो 3 कैल्शियम का कितना हुआ 6, तो एन फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया, एन फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, एक बार सेशन को शेयर कर दो भैया, सेशन को शेयर कर दीजिए। तो ये वाली बात सही लिखी है। अगला देखो Na3PO4.12H2O, तो ये तो न्यूट्रल है, इसको तो भूल जाओ, इधर आ जाओ। Na3PO4 तो इसमें Na जो है वो प्लस में कंट्रीब्यूट करेगा और 3 Na है तो कितना हुआ, एन फैक्टर कितना आया 3 आया। तो अगर आणविक द्रव्यमान को 3 से, है ना, ठीक है, अगर आणविक द्रव्यमान को 3 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसका एन फैक्टर जो है वो 3 ही है। नेक्स्ट देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2SO4 इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। देखो जरा K2SO4 में क्या है, K+ होगा और 2 K+ होंगे तो टोटल चार्ज कितना आ गया +2 आ गया, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर भी 2 ही होगा, इसका एन फैक्टर भी 2 ही होगा। ये वाली बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटाश एलम, पोटाश एलम होती है आपकी फिटकड़ी, क्या होती है पोटाश एलम, पोटाश एलम होती है आपकी फिटकरी, ठीक है। और फिटकरी का फॉर्मूला ये होता है, और इसमें इसको तो भैया भूल जाओ, आगे वाले में देखो, अब जरा देखना इसमें क्या क्या है। तो इसमें K+ है, SO4 2- है, Al3+ है ना, और फिर से SO4 2- है। तो पॉजिटिव वालों को ढूंढ लो, पॉजिटिव में पोटेशियम कितना है 2 है, एक पोटेशियम का +1 तो +2 चार्ज आया पोटेशियम की वजह से। टोटल पॉजिटिव देखना पड़ेगा ना। एल्यूमिनियम देखो कितने हैं 2 है, एक एल्यूमिनियम का कितना होता है 3, तो 2 एल्यूमिनियम से कितना आएगा +6 और टोटल पॉजिटिव कितना आया 8 आया। इसका मतलब इसका एन फैक्टर होगा 8, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तो इसमें ऑल करेक्ट आएगा, इसमें सारे सही थे। मुझे पता है आज दिमाग ज़्यादा लग रहा है, आज बिल्कुल ऐसे हलवा क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ कि देखा और टिक कर दिया, सोचना पड़ेगा, जानबूझकर लाई हूँ, क्योंकि कल की क्लास में मैंने देखा, ठीक है, जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तो बहुत सारे महानुभाव ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि मैम ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये तो हमें सब आता है। तो मैं देखना चाहती थी कि सब आने वालों का सब सही में आता है या नहीं आता है ना, जो बोल रहे थे कि सब आता है उनको सब सही में आता है या नहीं आता है। ओके, मुस्कान, श्रद्धा, ठीक है, पुरोहित, नंदिनी, अनिल, आशीष, इनका सबका सही है, ठीक है। पंकज जी आपको क्या हुआ, आप क्यों इतने उदास हो रहे हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें बताइए सही बात कौन सी लिखी है और इसका जवाब तुम दोगे, बताओ जरा, ठीक है। ए हाँ अलोन राजू जी, बिल्कुल मैं बोलूँगी उसको, क्वेश्चन बनाने वाले को, कि इसमें ऑल करेक्ट का एक ऑप्शन और देना चाहिए था, ठीक है। डिमांड आई है राजू जी की तरफ से कि ये हमें पसंद नहीं आया, ठीक है, एक ऑप्शन एक दे देते कि ऑल करेक्ट, हम उसी को टिक कर देते। 4 बार पेन चलाने में इतना मेरे हाथों में दर्द हो गया, ठीक है, कि मैं मतलब बिल्कुल लिख नहीं पा रहा हूँ आगे, ठीक है, 4 बार टिक नहीं हो पाया, तो प्लीज़ एक ही आगे से दे ऐसा, अगर ऐसा सवाल देते हैं तो ऑल करेक्ट वाला ऑप्शन। ओके, तो आपकी जो ये बात है इसको मैं आगे पहुँचा दूँगी, ठीक है, आपकी इस बात को मैं आगे पहुँचा दूँगी, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल बताइएगा, अगला सवाल बताइएगा, अगले सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से, फटाफट से अगले सवाल का जवाब दीजिए, इसका आंसर आप देंगे।
बताइए जरा जल्दी से, क्या कहता है, इनमें से कौन सी बात सही लिखी है, बता दो कौन सी सही है। मैम फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? भैया फ्रिज में भरी जाती है ठंडा करने के लिए टेट्राफ्लोरोइथेन, फ्रिज में भरते हैं टेट्राफ्लोरोइथेन। अभी बता देती हूँ क्या फॉर्मूला, क्या उसका फॉर्मूला है। किसी बच्चे ने पूछा है मैम फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? ये आपका इथेन होता है बच्चा, और इसमें से 4 हाइड्रोजन को हटा के 4 फ्लोरीन लगा दो, ये टेट्राफ्लोरोइथेन होती है। और इसको आपके फ्रिज में, एसी में, मतलब जहां पर भी ठंडा करना है ना, वहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये गैस भरी जाती है फ्रिज में ठंडा करने के लिए। ओके, जिसका भी सवाल था उनको मिल गया होगा जवाब। आगे देखो, इनमें से कौन सी बात जो है सही लिखी हुई है, कौन सी बात सही लिखी हुई है? ड्राई आइस एक मिक्सचर है, गलत बात। ड्राई आइस क्या होता है? CO2 होता है, एक मिक्सचर थोड़ी ना है। ब्रास एक एलिमेंट है, गलत बात। ब्रास क्या होता है? तो ये तो एक मिक्सचर है। कॉपर और जिंक को मिलाते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स है ना, जो हमारे कोको कोला वगैरह जो है एक मिक्सचर है, सही बात लिखी है, सही बात लिखी है। कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया गया है उसके अंदर। डीजल भी एक मिक्सचर होता है, तो C और D, C और D वालों का सही है। नीट लवर आशीष है शायद ये बच्चा, इसका बिल्कुल सही है। C और D वालों का बिल्कुल सही। आशीष जी का जवाब बिल्कुल सही है। श्रद्धा, ठीक है। प्रेसिडेंट जी का जवाब भी सही है, क्लास प्रेसिडेंट। अरस्तु के नाम से जिसकी भी आईडी है उनका जवाब सही है। मुस्कान का जवाब सही है। मुस्कान बहुत देर बाद कोई जवाब मिला तुझसे। हर्ष का भी सही है। ओके, तो जिनका भी है, ठीक है। हाँ जी अनिल जी बिल्कुल सही। ब्रास एक मिक्सचर होता है ना, एलॉय है वो, ठीक है, और धातुओं को मिलकर बनता है। तो C और D इसके अंदर जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। C और D इसके अंदर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला देखो, बताओ जरा, 2 बल्ब है A और B, उनके अंदर है 16 ग्राम ऑक्सीजन और अगले वाले के अंदर है 16 ग्राम ओजोन। इनमें से कौन सी बात सही लिखी है? इनमें से कौन सी बात सही लिखी है? इनमें से बताइए कौन सी बात सही लिखी है। पहली देखो, दोनों बल्ब के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम है, समान संख्या में परमाणु उपस्थित है दोनों के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं। एक में O2 है और एक में O3 है, तो एक में इसके एक अणु में O2 के एक अणु में कितने हैं? 2 है, और O3 के एक अणु में कितने हैं? 3 है। तो चाहे इनके मोल्स बराबर आ जाए, है ना, मोल्स भी अलग अलग आएंगे, है ना, मोल्स भी अलग अलग आएंगे। देखो 16 को डिवाइड करोगे किससे? 32 से, और ओजोन के लिए 16 को डिवाइड करना पड़ेगा 48 से, क्योंकि O3 है उसका फॉर्मूला, तो मोल्स में डिफरेंट आएगा, ठीक है। हाँ, आज के क्वेश्चन पसीने छुड़ा रहे हैं ना, इसीलिए ऐसे लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, ठीक है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, लग रहा है कि सब आ गया है। तो 16/32 मोल निकालने के लिए इसके लिए करोगे, 16/48 इसके लिए करोगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ही अलग अलग हो जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी अलग अलग ही होंगे। तो पहले वाली बात तो गलत लिखी हुई है और दूसरे वाली बात सही लिखी हुई है। अगला देखो, बोथ बल्ब्स कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? बताओ जरा। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होंगे भैया, क्योंकि जो पहले वाला है उसमें Na/2 होंगे और जो दूसरे वाला है उसमें Na/3 होंगे। तो यहाँ पर जो है आपका 2 ऑक्सीजन के एटम से एक O2 बना है, यहाँ पर 3 से। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम क्यों नहीं होंगे? नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर था? N/Na के बराबर था। आपसे ये पूछा है
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला n पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो एवोगैड्रो नंबर तो दोनों के लिए सेम है। अगर दोनों का नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है, अगर दोनों का मोलों की संख्या अलग अलग होगी तो फिर मॉलिक्यूल्स तो अपने आप अलग अलग आएंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि जो मोल है वो तो दोनों के लिए अलग अलग है, तो इसीलिए हमारा थर्ड वाला गलत और चौथा वाला सही। तो सेकंड और फोर्थ जो है इसमें सही होगा, सेकंड और फोर्थ इसमें सही होगा। जिसने भी दिया बी और डी, नंदिनी का दिख रहा है मुझे, ठीक है, इससे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, बी और डी वालों का सही है। अक्षय माथुर का जवाब सही है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर करें। अनिकेत जी कोई बात नहीं, ठीक है, लेट हो गए तो अभी बता दीजिएगा अगले सवाल का जवाब, ठीक है। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो फटाफट से, धुआंधार तरीके से, बिल्कुल जोश के साथ। जोश हाई होना चाहिए यार, सुबह सुबह क्लास होती है मेरी, अभी तो जोश हाई होना चाहिए। फटाफट से भागते हुए कमेंट्स मुझे नजर आने चाहिए क्वेश्चंस में, फटाफट से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बल्ब के अंदर 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, बताओ इस कथन के लिए कौन सी बात सही लिखी गई है? बताइए जरा, इसके लिए कौन सी बात सही लिखी गई है? जल्दी से बताइए। अनिकेत जी कह रहे हैं आरोही मेरी बहन नहीं है, तो भैया आरोही को क्या बनाना है तुम्हें? बहन नहीं बना सकते, दोस्त बना लो, ठीक है, दोस्त बना लो। ए बल्ब कंटेन्स 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1.6 ग्राम क्या है उसमें? ऑक्सीजन है। तो अब जरा बता दो इनमें से कौन कौन सी बात सही लिखी है। तो पहले में मोल लिखा है तो मोल निकाल के देख लो। 1.6 ग्राम O2 का मोलर मास, आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, आणविक, हाँ जी, अरस्तु के नाम से जिसका भी है, ठीक है, उन्होंने दिया था सबसे पहले, ठीक है, बहुत बहुत आपको, ठीक है, काबिले तारीफ, उम्दा, ठीक है, तारीफ कर दी, अब खुश हो जाओ। अब इधर आ जाओ, 1.6 को डिवाइड करना है उसके मोलर मास से, O2 का कितना? 32, ठीक है, जरा निकालो कितना आएगा? 16,320 है ना, 1/20, और 1/20 कितना आएगा? 0.05। इसका मतलब पहली बात सही लिखी है, इसका मतलब जो पहली बात है भैया वो बिल्कुल सही लिखी है। अगला देखो, 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो अभी मैंने बताया था n किसके बराबर होगा? n/Na के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10 की पावर 23 से। तो 0.05 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 इंटू 10 की पावर 23 से तो कितना आ जाएगा? तो 5/100, और ये 6, और इधर क्या होगा? 10 की पावर 23, ये कितना आएगा? 30/100 आएगा। अब एक जीरो को अगर मैं इधर लिया हूँ, मैं इसको 300 लिख दूँ तो ये 22 हो गया, 10 की पावर में 22 रह गया, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कितना आ गया? 300। तो 3 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स आया। तो इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है, इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। अगला कहता है 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। दिखे, इनमें ना एक एक सवाल में पूरे सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके के सवाल आज मैं लेकर आई हूँ, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे एक सवाल को सॉल्व करने में। देखो, अब इसमें देखो, मोल निकलवा लिया, मॉलिक्यूल निकलवा लिया, वॉल्यूम भी निकलवा ली, वॉल्यूम भी निकलवा ली, ठीक है। तो देखो जरा, अब मुझे बताओ थर्ड और फोर्थ के लिए कमेंट करो, थर्ड और फोर्थ के लिए कमेंट करो, थर्ड और फोर्थ के लिए कमेंट करो। बताओ जरा थर्ड और फोर्थ सही है या गलत है? बता दीजिए जरा। फटाफट से बताइए। फटाफट से बताइए। सी राइट ऑल, ऑल आया अक्षय माथुर का। मैं यही देखना चाहती थी ऑल किसका जवाब आएगा, इसीलिए मैंने आगे सॉल्व नहीं कराया। सिमरन का जवाब आया ऑल, ठीक है। क्यूरी, मैरी, जो भी नाम है आपका, उनका भी सही है। कुछ कुछ आईडी ना, मुझे ये मत सोचा करो नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है नाम क्या है, ठीक है।
मैम जी राइट यू, हाँ मैम जी तो हमेशा ही सही होती है, तुम कब सही होगे, मैम जी तो सही है। ओके चलो इधर आ जाओ, देखो अब क्या है, एसटीपी है। एसटीपी पे मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक तापमान और दबाव 0 डिग्री सेल्सियस था, है ना, ये आपका टेम्परेचर था। प्रेशर क्या था, 1 atm था। 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे कितना बताया था, 22.4 लीटर कोई भी गैस ऑक्यूपाई करती है। किसी भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो अगर एक मोल 22.4 लीटर करता है एसटीपी पे, तो 0.05 मोल कितना करेगा, लगा दो भैया, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इतना लीटर करेगा, है ना, नीचे 100 आया, ठीक है, कितना हो गया 20, तो 22.4 को 20 से करोगे तो ये कितना आएगा, 20 एकम 20, 1 2 4, फिर से 1 आएगा, तो 1.1 ही आएगा, सही लिखा है, 1.1 ही आएगा, बिल्कुल सही लिखा है। अब जो थोड़ा सा अटकते तुम, वो एसएटीपी पे अटकते, जो थोड़ा सा तुम अटकते वो कहाँ पर अटकते, एसएटीपी पर अटकते। एसएटीपी क्या है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, पहले तो फुल फॉर्म ही तुम्हें पता होनी चाहिए, एम्बिएंट, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। और ये कितना होता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm होता है। ये कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, कितना होता है ये, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm होता है। और इस कंडीशन पर किसी भी गैस का एक मोल 24.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है। कितना ऑक्यूपाई करता है, 24.7 लीटर, 24.7 लीटर किसी भी गैस का एक वॉल्यूम का आयतन होता है एसएटीपी कंडीशन पर। तो फिर आपका बता दो जरा, 0.05 के लिए कितना होगा, तो 0.05 को मल्टीप्लाई कर लो 24.7 से, करके देखना जरा, क्या 1.22 आता है, करके देखना 1.22 आता है। आसिफ जी, सिमरन आपको इग्नोर कर रही है, मैं तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मुझसे बात कर लो, सवालों के जवाब दे दो। सिमरन के लिए इतना दुखी क्यों हो, इग्नोर कर रही है तो मुझसे बात करो ना, मैं आपसे मिलने आई हूँ सुबह सुबह इतने सारे बढ़िया सवाल लेकर। आसिफ खान जी मैसेज डिलीट कर रहे हो, अब मैंने टोक दिया इसलिए, ठीक है, तुम लोगों की चिट चैट ज़्यादा होती है, ठीक है, कुछ बच्चे हैं तो सभी नहीं, है ना, पढ़ने वाले भी हैं बहुत सारे, पढ़ते तो तुम भी हो, लेकिन तुम्हें बातें चाहिए होती है पढ़ाई के साथ साथ, है ना, ठीक है। ओके बता दो जरा, 1.22 आएगा, 0.05 को 24.7 से मल्टीप्लाई करने पर, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, ठीक है। 0.05 कितना हो जाएगा, 5/100, और इधर क्या है 24.7 है, ठीक है, कर लो डिवाइड, कितना जाएगा ये, 5 चौक 20, 0 5 10 12, 120, ये भैया जाएगा 122 के अराउंड, 0.7 है, 122 आएगा, 122 को 100 से करोगे 1.2 के अराउंड आएगा, 1.2 के अराउंड आएगा, तो ये आपका सही लिखा है। तो इसके अंदर चारों बातें सही लिखी हुई थी, इसके अंदर चारों ही बातें बिल्कुल सही लिखी हुई थी, चारों बातें। देखो अनिकेत को कितनी हंसी आ रही है, वाह, सुबह सुबह मतलब इतना, मतलब हंस रहा है लड़का, इतनी हंसी का, इतनी खुशी जो हो रही है, ये जो खुशी का ठिकाना नहीं है, इसका राज क्या है मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूँगी, मैं भी हंस लूँगी थोड़ा सा। अनिकेत बता दे मुझे भी बेटा, जल्दी से बता दे, मैं भी थोड़ा हंस लूँगी, मुझे भी थोड़ी हंसी आ जाएगी। हंसी का राज क्या है, क्या राज है ना। Which of the following have same significant figure? अच्छा, कल ना एक कंफ्यूजन थी, कल एक कंफ्यूजन थी कि जो ऐसे वाले होते हैं, ठीक है, इसमें इनको कंसिडर करें या ना करें, तो भैया इनको मत करना, ये ना कुछ जगह पर किए होते हैं, कुछ जगह पर नहीं किए होते, तो इनको मत करना, बस इनको करना, ठीक है। जहां से आपकी नॉन जीरो डिजिट शुरू होगी ना, उसके बाद वाली जीरो को करना, डेसिमल के इधर वाली को मत करना। कल एक क्वेश्चन था ना जिसमें कंफ्यूज हो रहे थे, आधे लोगों का 3 जवाब आया था, आधे लोगों का 4 जवाब आया था, तो उसका जो है कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ। पॉइंट के इधर वाले इनको नहीं करना, पहला जो गैर शून्य अंक आएगा उसके बाद वाली को करना, उसके बाद वाली को करना, गैर शून्य अंक से पहले वाली
चाहे इधर है चाहे इधर है मत करना, चाहे इधर है चाहे इधर है मत करना, ठीक है। देखो जरा, अब बता दो जरा, इनमें से किस में सेम सिग्निफिकेंट फिगर होगी, बताओ मुझे, किस में सेम सिग्निफिकेंट फिगर होगी, बता दीजिए, बता दीजिए जरा, किस में होगी सेम सिग्निफिकेंट फिगर, जल्दी से बताइए। हाँ जी हिमांशु मेहरा जी, सबसे पहले हम आंसर दिए थे मैम, बिल्कुल आप दिए थे, मैं कब मना कर रही हूँ। सभी लोग एक बार सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो, समझ में आया तो शेयर करो फटाफट से, फटाफट से सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करें, सभी लोग सेशन को एक बार फटाफट से शेयर कर दें, जल्दी से। ये क्लास 12 का है क्या सचिन कुमार जी? ये क्लास 11 का है, क्लास 11 का है ये चैप्टर। देखो 0.070 में अभी क्लियर करा, 2 होंगी, 0.70 ये तो होगी नहीं, इधर वाली दोनों होंगे, ठीक है, इधर वाले दोनों होंगे। 0.7 में एक है और 70 में कितने हैं, 70 में कितने हैं, तो हालांकि वो एक कांस्टेंट है तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट मान लेंगे, हालांकि वो एक कांस्टेंट है तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट मान लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट है इनफाइनाइट मान लेंगे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो 2 ही आएगा, तो ये वाला गया, तो ए बी और डी वाले सही है, ए बी और डी वाले सही है, ए बी और डी वाले सही है, ठीक है, क्योंकि वो नंबर दिया है तो नंबर में 2 थी, हमने काउंट कर ली, अगर पाई या इस तरीके से कांस्टेंट देता तो हम इनफाइनाइट मानते, तो ए बी डी है ना, अरस्तु के नाम से जिसकी है उनका सही जवाब है शिवकर, अलका, अभी कुछ नए नाम मुझे नजर आए, श्रद्धा का, आशीष का, पूजा का, आरोही का, ठीक है, इन सब का सही है, ठीक है, इन सब का सही है, ओके, ठीक है, अक्षय जी का भी सही है, ठीक है, सही है, चंदन जी का जवाब सही है, ठीक है, नंदनी का सही है, तो ए बी डी वालों का बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अगला सवाल आ गया है, इसमें बता दो किस किस के लिए सिग्निफिकेंट फिगर सेम होगी, किस किस के लिए सिग्निफिकेंट फिगर सेम होगी, बता दो जरा फटाफट से, और सेशन को सभी लोग लाइक कर दे एक बार, फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे जल्दी से, और मुझे बताइए इसके अंदर कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा इसके अंदर बताइएगा, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बताने का कष्ट करें, जल्दी से। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम, तो 6.02 में 3 होगी, 7.70 में भी 3 होगी, 7.50 में 3 होगी और इसमें 2 होगी, तो ये वालों का सेम होगा, तो ए बी सी वालों का सही है, ए बी सी वालों का सही है, ठीक है, ए बी सी वालों का सही है, शिवकर का सही है, अरस्तु के नाम से जिसका है उनका सही है, ओके, हाँ डेसिमल के बाद वाले, लेकिन कौन से, जो गैर शून्य अंक के बाद आएंगे, ठीक है, तो ए बी सी, सिमरन का सही है, अलका का सही है, राजा जी का जवाब सही है, एक नया नाम मुझे दिखाई दिया, ओके, विक्की का जवाब सही है, ठीक है, तो जिनका भी ए बी सी है, शिफा का सही है, ठीक है, सबका सही है, ठीक है, अनिकेत का भी सही है, ठीक है, रॉयल क्रेजी, तुम्हारे ना आईडी के नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं ना भैया, ठीक है, सही है उनका, ठीक है, ओके, विकास का सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, पहला जो आपका चैप्टर है वही है, ये उसी के सवाल है, किसी ने पूछा 11th का कौन सा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, अगला सवाल, इनमें से बताओ कौन सा रिलेशन सही है, इनमें से बताओ कौन सा रिलेशन सही है, ये आपका फिजिक्स का बोल सकते हो, इसमें भी आपको थोड़े यूनिट्स के बारे में, हाँ पंकज तुम्हारा भी सही है बच्चे, सबका नाम नहीं ले पाती ना, ठीक है, कुछ मैसेजेस निकल जाते हैं, जो सामने दिखते हैं, ध्यान जिन पे चला जाता है उनका नाम आ जाता है, ओके, और जो किसी को चाहिए मेरा आए या आए तो बार बार किया करो, है ना, बार बार मैसेज करोगे, बार बार आएगा तो मुझे कभी ना कभी तो मेरी नज़र पड़ेगी, ओके,
ठीक है, ओके। अगला सवाल बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 9.11 इंटू 10 की पावर -4 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, 1 एटीएम। तो ये तीनों बातें सही लिखी हुई है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है, 1 जूल 2 कैलोरी के लगभग होता है, 1 एटीएम 1.01352 बार भी होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 9.11 इंटू 10 की पावर -4 जूल के बराबर होता है। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोग इस पे रिसर्च करके आओगे और मुझे बताओगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये जो है ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम मुझे बताओगे। और इसका जवाब ऑल ही है, ये सही लिखा है। ठीक है, ये सही लिखा है। और क्यों लिखा है, तो इसके लिए तुम्हें जो है अपने फिजिक्स का थोड़ा सा जो है, ठीक है, फिजिक्स बैकग्राउंड में तुमने पढ़ लिया होगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, प्रीति मैम ने पढ़ा दिया होगा। ठीक है, और नहीं भी पढ़ाया तो तुम्हें पता होना चाहिए था। ठीक है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था। ओके, तो ऑल वालों का जवाब बिल्कुल सही है। जिन्होंने जवाब दिया ऑल, उनका सही है। अगला सवाल आ चुका है। ठीक है, कमर की पेटी बांध लीजिए। ठीक है, कमर की पेटी बांध लीजिए। क्या समझ में नहीं आया भैया इसमें? ये वाला मैंने तुम्हें खुद बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन तुम मुझे बताओगे 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। बिल्कुल सही तो लिखा है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर ही होता है। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 जूल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी के बराबर होती है। 1 एटीएम जो है वो आपका 1 बार के लगभग बराबर होता है। एग्जैक्ट बोलूं तो 1.0132 बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन थे जो कि आपको पता होने चाहिए थे। ये रिलेशन थे जो आपको पता होने चाहिए था। इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं था, इंफॉर्मेशन बेस्ड ही था। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड ही था बच्चा, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कॉन्सेप्ट लगाना था। अगला देखो, इसमें से कौन सी बात सही लिखी है, कौन सी बात सही लिखी है बताना। कौन कौन से कथन सत्य है बता दो। कौन कौन से कथन यहाँ पर सत्य है, कौन कौन सी बात सही लिखी है बता दो जरा, फटाफट से बता दीजिए कौन कौन सी बात जो है यहाँ पर सही लिखी हुई है। कौन कौन सी बात यहाँ पर सही लिखी है बता दो। बता दीजिए, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। एक जवाब आया ऑल, एक जवाब आया ऑल। ठीक है, अलोन का जवाब आया मैम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। बिल्कुल ही सही। देखो, यही जवाब तो मैं सुनना चाह रही थी, मैं यही तो देखना चाह रही थी सारे बेवकूफ़ हो या कोई है तुम में सही। ठीक है, या कोई है तुम में सही, इसीलिए बोला था इसको HW में करना, अलोन राजू के नाम से जिसकी आईडी है उसको मैं ताली बजा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। ऐसे बिल्कुल ठीक है बहरे बन के जो मैंने बोला उसको मान ही मत लिया करो। ठीक है, कई बार मैं तुम्हें भी चेक करना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। और एक भी बच्चे ने नहीं बोला, एक भी बच्चे ने कि मैम ठीक है तुम्हारी तरफ से ही आया ऑल, तो मैंने बोला ठीक है ऑल सही है। ठीक है, लेकिन मैंने इसीलिए तो इस पे स्ट्रेस दिया था, इसको होमवर्क में पढ़ के आना, क्योंकि जो ऑल दे रहे थे ना तुम लोगों का है भेड़ चाल कि 2 का दे दिया ऑल तो ऑल ही होगा, फिर सभी यही लिख देते हैं, है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, सिर्फ वो एक बच्चा था जो अपने लिए स्टैंड ले पाया और जिसने सही का बोला कि मैम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ठीक है, और उसने बिल्कुल सही बोला। मैं यही देखना चाह रही थी क्या कोई ये कमेंट करता है,
क्या इतनी भीड़ में कोई ऐसा है जो ये बात बोले कि मैम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। और ये कमेंट एक बच्चे ने किया है जिसकी आईडी है ये, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, ठीक है। और उस मतलब सिलेक्शन लेने के लिए ना ये चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए ये चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए अपने ऊपर, और उसको कॉन्फिडेंस था। देखो मैं आगे बढ़ गई, मैं ना यही देख रही थी, इसीलिए मैं एक एक कमेंट पढ़ रही थी, ठीक है, कि क्या कोई बोलता है या नहीं बोलता है, ठीक है। और अगर नहीं बोलते तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछती तुमसे ये, ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया, ठीक है। तो बहुत ही ठीक है, मेरी तरफ से उसके लिए तालियां हैं, ठीक है, उसके लिए तालियां हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब बताइए इसमें से बताओ कौन सा सही है, इसमें से बताओ कौन सा सही है, ठीक है। हाँ श्रद्धा बोल रही है मैम जब आपने ऑल बोला तो मैंने भी ऑल बोल दिया, ठीक है। तो भैया मैं तो कल को ये कहूंगी कि ये गधा नहीं, ठीक है, ये घोड़ा है, तो तुम उसको घोड़ा बोल दोगे? बताओ, तुम्हें अपने ऊपर भी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, ठीक है। मुझे पता है तुम लोगों ने दिया था जवाब, है ना, फर्स्ट वाला नहीं दिया था, BCD बहुत लोगों ने दिया था, मुझे पता है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा ऑल तो सभी ने कहा यस मैम ऑल, और ऑल आना शुरू हो गए। तो मैं देखना चाह रही थी क्या कोई ऐसा है जो अपने जवाब के लिए स्टैंड ले सके, जो ये बोल सके कि हाँ मैम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसके बराबर होता है, ये तो हमें प्रीति मैम ने ये बताया था, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन मैम ये तो ऑल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ना दिमाग को खुला रखा करो, बहुत बार मैं तुम्हें चेक भी करना चाहती हूँ, और इसीलिए वो पहला ही जो ऑप्शन था उसी पे क्यों इतना स्ट्रेस दिया कि होमवर्क करो इसके ऊपर, है ना, क्योंकि तुम्हारे जवाब की वजह से। ओके इस इधर आ जाओ, अब इसमें बता दो फटाफट से, इसमें बता दो, अब बता दो, अब उस टॉपिक को खत्म करो और इधर बता दो इसका जवाब बताओ। हाँ तो श्रद्धा आपको लगा कि मैं सही हूँ, है ना, तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ना, कोई चीज़ आपने पढ़ी है तो, ठीक है। अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है, मुझे कुछ आता है, ठीक है, आप में से 10 लोग आकर उस चीज़ को बोल दे कि ये गलत है ना, आप में से मतलब मैं कुछ पढ़ा रही हूँ आपको, आप में से 10 बच्चे आकर यहाँ पर कमेंट करें कि मैम जो आपने बताया वो गलत है, तो क्या मैं ये बोल दूंगी कि हाँ जो तुम बोल रहे हो वो सही है, ठीक है। अगर मैंने पढ़ी है वो चीज़ और मुझे आती है और मुझे भरोसा है कि नहीं जो मैंने बताया और जो पढ़ा वो सही था, ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी ना कि बेटा तुम गलत हो, यही बोलूँगी ना। तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हें भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। इससे पता है क्या होता है, खैर चीटिंग वीटिंग तो नहीं करनी चाहिए, पर बहुत बार छोटी क्लासेस में ऐसा होता है, बहुत बार छोटी क्लासेस में जब हम स्कूल लेवल पे होते हैं तो टीचर का ध्यान इधर उधर हुआ, किसी क्वेश्चन का डिस्कशन हमने शुरू किया कि भाई तूने क्या किया, बहन तूने क्या किया, अरे यार तेरा क्या था, ए था बी था, तो जो बहन ने किया वही हमने टिक कर दिया, और हमने जो पहले किया हुआ था वो सही था, और बहन से पूछकर हमने गलत कर दिया क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। बहन ने बताया कि मैंने तो बी लगाया तो मैंने भी अपना सी काट के बी कर दिया, और सही जवाब सी ही था। तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आनी जिंदगी में बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर भरोसा रखो भैया, चाहे गलती है तुम्हारा लेकिन अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ जी मिश्रा जी, यही बात तो समझाना चाह रही हूँ, ऐसा सबके साथ हुआ होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं यहाँ पे, ठीक है, जिसके साथ ये ना हुआ हो कि उसने सही जवाब, मतलब लाइफ में कभी भी कोई एग्जाम में ऐसा जरूर हुआ होगा, उसने सही जवाब लगाया और दोस्त से पूछा, दोस्त ने कुछ और बताया, अपना काट कर दोस्त वाला सही किया, और बाद में पता चला जो मैंने किया था वही सही था, एक बार मुझे बता दो, हैंड रेज करके बता दो किस किस के साथ ये सिचुएशन हुई है लाइफ में, हैंड रेज करके बता दो किस किस के साथ ये घटना घटी है, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी स्टूडेंट लाइफ में हुआ ऐसा, ठीक है, मेरे साथ तो हुआ, ठीक है। तो तुम्हारे साथ हुआ या नहीं हुआ तुम बताओ, तुम्हारे साथ हुआ या नहीं हुआ, बता दो जरा एक बार फटाफट से, हैंड रेज करके बताओ किस किसने ऐसा किया है, किस किसने दोस्त पे भरोसा करके अपना जवाब जो है चेंज किया था और बाद में सही निकला अपने वाला, जल्दी बता दो जल्दी। मेरे साथ अरस्तु वाले बोल रहे हैं मेरे साथ तो ना हुआ, इसका मतलब पंकज आप स्मार्ट टाइप के रहे हैं, बचपन से ही आप जो है शाणे रहे हैं थोड़े से, है ना, ऐसा बोल सकते, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते आप, ऐसा कहा जा सकता है। मेरे साथ, ठीक है, शिवम के साथ हुआ है,
ओके, अनिल जी के साथ भी हुआ है, नंदिनी के साथ भी हुआ है, राजा के साथ हुआ है, ठीक है, और श्रद्धा के साथ आज ही हुआ। ओके जी, ये बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो सब खुद कर लेते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से और अभी 11th 12th में हो गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। चाहे कोई छोटे लेवल का यूनिट टेस्ट ही है स्कूल का, चाहे स्कूल का यूनिट टेस्ट ही रहा होगा, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी हुआ होगा। मतलब छोटी क्लासेस में तो हम लोगों को बहुत रहती है ये एक्साइटमेंट कि तेरा हो गया, तूने क्या किया, मैंने क्या किया, डिस्कशन करने का रहता है ना। छोटी क्लासेस में हम बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, हमें रहता है कि हमारा पेपर हो गया, साइड वाले से पूछो उसने क्या किया। और ये एग्जाम होने के बाद होता है ना, जब पेपर हो जाता है और टाइम बचा होता है, तब हम ये हरकतें करते हैं कि उससे पूछ ले, इससे पूछ ले, उसने क्या किया, ठीक है। चलिए बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, बिल्कुल सही बात। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उन्होंने दिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। जोसेफ प्राउस ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया, स्थिर अनुपात का नियम, बिल्कुल सही। डाल्टन ने इस लॉ के बारे में बताया, तो डाल्टन ने तो सभी लॉज के बारे में ही बताया था, डाल्टन ने सभी के बारे में बताया था, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था, और रिचर ने दिया था हमें पारस्परिक अनुपात का नियम। तो ये तो भैया जब आपको लॉज पढ़ाए थे तो सभी के नाम बताए थे, बस उसी के ऊपर बेस्ड था, और सारे सही लिखे हैं, सारे ही जो है इसके अंदर बिल्कुल ही सही लिखे हुए हैं, सारे जवाब बिल्कुल सही है। ये गुड मॉर्निंग वाला कौन है? अंजलि की अभी गुड मॉर्निंग हो रही है। अंजलि, इतने सारे सवाल चले गए, अभी उठी हो क्या तुम? गुड मॉर्निंग अंजलि जी, गुड मॉर्निंग, बट बहुत लेट गुड मॉर्निंग हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ऑल होगा, सारे ही जवाब बिल्कुल सही थे, ठीक है। अब सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर करें। अब एक सवाल रहता है तुम्हारा कि हमसे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होती है, अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाइए, एग्जामपुर टाइप करें, वहाँ पर लोगों के साथ आपको खुलेगा ऐसा, उसके अंदर आप उसको करेंगे इंस्टॉल करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद वो आपसे डिटेल मांगेगा, वो सभी डिटेल्स आप फिल करके अपने आप को क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद खुलेगा एप्लीकेशन पर कुछ ऐसा पोर्टल जिसमें आपके लिए बहुत सारी है सुविधाएं। क्या क्या सुविधाएं हैं? तो आपको पेड कोर्स मिलेगा, कुछ कोर्सेज फ्री में भी है, फ्री क्लासेस भी आप वहाँ पे ले सकते हैं, बुक्स आपके लिए होंगी, क्विज आपके लिए हो गई वहाँ पर, ठीक है। आप अपना एनालिसिस करने के लिए लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं, साथ में आपको हाथ के हाथ रिजल्ट मिलेगा, पुराने सालों की PDF मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको जो है टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिलेगी, करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है, जानकारी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। मेरा बेबी कहाँ है मैम, दिखाइए। क्या करोगे मेरे बेबी को देखकर तुम? हिमांशु जी, तो पढ़ाई पे ध्यान तो है तुम्हारा कम, ठीक है। मैम बीमार है, मैम का बेबी कहाँ है, ठीक है, तुम्हें इन बातों का मतलब, इन बातों में तुम्हारा ध्यान ज़्यादा, ठीक है। बेबी को देखकर क्या करोगे तुम बताओ, ठीक है, बताओ। स्कूल चला गया, जाओगे स्कूल, जाओगे उसके साथ? बेबी दिखाइए मैम हमें, इनको बेबी दिखाऊं मैं, अब इधर आ जाओ, ठीक है। जो बता रही हूँ वो सुन लो। जॉब अलर्ट्स का एक सेक्शन जो है जॉब अलर्ट्स का है। जो भी बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता चल पाता है कब एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, कब जो है एग्जाम होगा, तो ये सभी जानकारी भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात ये है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन पर आपको सारी व्यवस्था आपके लिए की गई है। जो भी आपके सवाल है सभी सवालों का जवाब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, ओके। और अब सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें फटाफट से, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करें, जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करें, जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। इसमें बताओ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बताओ कौन सी बात सही लिखी है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, बता दीजिए कौन सी बात सही लिखी है। पोटेशियम कंबाइन करेगा क्लोरीन के साथ और 37, तो जब आइसोटोप्स आते हैं, जब समस्थानिक आते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना, जब भी आ जाते हैं आइसोटोप्स, ठीक है, जब भी आ जाएंगे आइसोटोप्स
जब भी आ जाएंगे समस्थानिक तो वहां पर फेल हो जाएगा, वहां पर फेल हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, है ना, स्थिर अनुपात का नियम। क्यों? देखो H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन, रेशो आया 1:8। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का मान लो ये वाला आइसोटोप ना लेकर कोई और ले लूँ, कोई और समस्थानिक ले लूँ मैं ऑक्सीजन का, तो क्या ये रेशो बदल नहीं जाएगा? ये रेशो बदल नहीं जाएगा, तो जो स्थिर अनुपात का नियम है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो फॉलो नहीं हो पाएगा, स्थिर अनुपात का नियम फॉलो नहीं हो पाएगा जब आप समस्थानिक ले लोगे। तो इसीलिए पहले वाली जो बात है वो गलत लिखी है। दूसरी देखो, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस ऑक्साइड्स। हाँ भैया बिल्कुल, अगर आप SO2 ले रहे हैं, SO3 ले रहे हैं, इस तरीके के जो भी होते हैं, सल्फर का द्रव्यमान हमने निश्चित कर दिया और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात अगर हम निकाले, ऑक्सीजन के द्रव्यमान का, हिंदी में बता रही हूँ बेटा, हिंदी में बता रही हूँ, अलका चिंता मत करो, आपको SO2 दिया, SO3 दिया, ठीक है, सल्फर का द्रव्यमान आपने निश्चित कर दिया कितना? 32। मान लो सल्फर का आपने निश्चित कर दिया 32 ग्राम, इसके 32 के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 32, और इसके 32 के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 48। तो ये 2:3 का रेशो आ गया। यही बात तो बोलता है, यही बात तो बोलता है कौन सा लॉ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम जो है यही बात कहता है, गुणित अनुपात का नियम यही बात कहता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही सही है। अगला देखो, अगला देखो, H2O और H2S, ये क्या है? ये H2O है और H2S है। इन दोनों में बताइए 11.11% हाइड्रोजन और 5.88% हाइड्रोजन है क्या? इसमें देख लो, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ये कितना है? 18 है। निकाल लो परसेंटेज। और इधर आ जाओ, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है, सल्फर कितना है? 32 और 2, टोटल कितना है? 34। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हो? जितने आपके मार्क्स आए उसको न्यूमरेटर में लिखते हो, टोटल मार्क्स को नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हो, मल्टीप्लाई करते हो 100 से। तो यहाँ पर 2 को ऊपर लिखोगे, टोटल को नीचे लिखोगे, इंटू 100 करोगे। यहाँ पर भी 2 को ऊपर, टोटल को नीचे, इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आया? ये आया 200/18, और ये कितना आया? ये आया 200/34। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो 18 एकम 18, फिर से आपका आ जाएगा 20, तो ये 11 पॉइंट आएगा। इधर देखो, इधर क्या है? इधर 34 है, इसको काट लो। ठीक है, 17, 100/17 आ गया, और 100/17 तो 17, 5 से है ना 85, तो 5.8 आ जाएगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी है, ये वाली बात बिल्कुल ही सही लिखी है। अगला देखो, अगला देखो, लुसैक का नियम क्या कहता था कि गैसेस जो है उनका आयतन, गैसेस का जो आयतन है सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। लुसैक का नियम कहता था गैसेस का जो आयतन है सिंपल होल नंबर रेशो में होगा, गैसेस का आयतन सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। यहाँ पर आपका 2 अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो रहा है N2 और H2 में, 2 अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो रहा है N2 और H2 में। देखो क्या है ये? ऐसा है, 2 अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो रहा है N2 और H2 में। तो इसका कितना? 2, इसका कितना? 1, और इसका कितना? 3। तो जो मोल का रेशो होता है वही वॉल्यूम का रेशो भी बोल सकते हैं। यही बात लुसैक ने कही थी और वही यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो भी बिल्कुल सही है, तो वो भी बिल्कुल ही सही जवाब है, वो भी बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इसके अंदर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर कौन कौन सा? सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला बिल्कुल ही सही है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है इसके अंदर। सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला बिल्कुल ही सही है। बी सी डी वालों का जवाब बिल्कुल ही सही। बी सी डी, आशीष का सही, राजा का सही, अलका का सही, अंजलि का सही, ठीक है, सिमरन सिद्दीकी का सही। ठीक है, तो बी सी डी वालों का जवाब बिल्कुल ही सही है और उनके लिए मेरी तरफ से तालियां हैं। बी सी डी वालों का जवाब बिल्कुल सही। अगला देखो,
अगला देखो, ठीक है, ये देखो हिंदी में पढ़ लो भैया, किसी को हिंदी में पढ़ना है तो पहले वाला तो गलत था और दूसरा तीसरा और चौथा सही था, ठीक है। दूसरा अलका जी हिंदी में पढ़ लीजिए, ठीक है, वैसे मैंने बता दिया है, ठीक है। बोल रही थी ना कि मैम मुझे हिंदी में लिखा हुआ चाहिए। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, इसमें से बताओ कौन कौन सी बात गलत लिखी है, कौन कौन सी बात जो है गलत लिखी है, बता दो भैया कौन कौन सी बात गलत लिखी है। 1.6 ग्राम हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से अधिक दहन पर 1.2 CO2 और 0.4 H2O, तो क्या ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है? भैया बिल्कुल है। आपने 1.6 लिया और बना कितना 1.2 और 0.4, टोटल कितना हो गया 1.6, तो जितना आपने अभिकारक लिया उतना ही आपको उत्पाद मिला, जितना आपने अभिकारक लिया उतना ही आपको उत्पाद मिला, जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद मिला, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल एक स्थिर होता है, किसी भी तत्व का, ठीक है। अब ये विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो ये है आपकी, इधर देखो, ये है आपकी स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? स्पेसिफिक हीट है। तो जब परमाणु द्रव्यमान को विशिष्ट ऊष्मा से गुणनफल करते हैं हमेशा यही आता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, और इसको डुलोंग पैटिट का नियम कहा जाता है, इसको डुलोंग पैटिट का नियम कहा जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाला है। एटॉमिक मासेस जो है फ्रैक्शनल होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फ्रैक्शनल नहीं होते। बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास इज हाइड्रोजन, बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास इज हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन को तो हमने पहले माना था, अब तो हम कार्बन को लेकर, अब तो हम कार्बन का C12, उसमें हमें जो है इंटरेस्ट आया, कल ही बताया था, C12 को लेकर ही अब हम सारी पढ़ाई लिखाई, सारी डिस्कवरीज करते हैं, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करें, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करें। लो देखो, देखो परमाणु द्रव्यमान का सर्वोत्तम मानक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है फ्रैक्शनल होते हैं क्योंकि वो मिश्रण है ना, एलोट्रोप्स के, गलत बात है। इधर देखो परमाणु द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा 6.4, और ये जो है डुलोंग पैटिट के नियम से जाना जाता है, सही बात है। ऊपर आपको 1.6 ग्राम आपने जलाया हाइड्रोकार्बन, 1.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली और 0.4 ग्राम पानी मिला, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आ रहा है। ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है, ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है और सही लिखा है, ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है और बिल्कुल ही सही लिखा है। अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक तरीके से आपसे पूछना चाहता है। तो जहां पर आपको एक ही की ऑक्साइड नजर आ रही है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऐसा ही तो होता है ना। एक दो जो है वो अलग अलग बनाते हैं, यहाँ पर भी दो ही है, सिर्फ ये है जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन भी आ गया है, तो थर्ड वाला जो है रेस से बाहर हो जाएगा, थर्ड वाला जो है रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंगनीज और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया। जब हम दो लेते हैं, जब हम दो परमाणु लेते हैं और दो परमाणुओं को मिलाकर हम जो है अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं, दो परमाणुओं को मिलाकर अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं, एक का द्रव्यमान निश्चित करते हैं और जो दूसरों का द्रव्यमान है उसका हम क्या निकालते हैं, उसका हम क्या निकालते हैं, दूसरों के द्रव्यमान का सिंपल होल नंबर रेशियो निकालते हैं। तो ये जो है ठीक है, ये जो कहानी है ये होती है किसमें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, जो कि पहले, दूसरे और चौथे में हो सकती है, जो कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में हो सकती है। किसमें हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में। अगला बता दो,
अगला बता दो। अब इनके लिए जो है पेन और नोटबुक उठा लो और सॉल्व कर लो। इनके लिए पेन और नोटबुक उठा लो और सॉल्व करके बता दो आंसर मुझे। पहला देखो 3 मोल Fe में बताओ कितने एटम्स होंगे। 3 मोल Fe में तो 3 इंटू Na। कितने होंगे 3 मोल Fe में तो 3 इंटू Na होंगे। कितने होंगे 3 इंटू Na। नीरज जी गुड मॉर्निंग है आपको। कितने होंगे 3 इंटू Na। 3 मोल ऑक्सीजन में कितने होंगे तो भैया वही होंगे, Na से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मोल SO2 में कितने होंगे तो देखो 3 इंटू Na करोगे तो ये आपको क्या दिया है SO2। तो ये आपके पास क्या आएंगे अणु आएंगे, ये आपके पास अणु आएंगे, मॉलिक्यूल आएंगे। आपको कहाँ जाना है, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, ठीक है, आपको जाना है एटम्स पूछा है, परमाणु। तो एक अणु में कितने परमाणु है 3, तो इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी आ जाएगी परमाणुओं की संख्या, ये आपकी आ जाएगी परमाणुओं की संख्या। क्या आ जाएगी ये आपकी आ जाएगी परमाणुओं की संख्या। क्या आएगी परमाणुओं की संख्या आएगी, ठीक है। बता दो जरा, ये आपकी आ जाएगी परमाणुओं की संख्या। बता दो जरा, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना था, कैसे सॉल्व करना था, समझ में आ गया, ठीक है, कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। किसकी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी, लड़ाइयाँ भी हो जाती है तुम्हारी क्लास में, समझ ही नहीं आता मुझे तो। पता नहीं क्या कौन सी तुम्हारी ज़मीन बट रही है यहाँ पर जो इतना लड़ाई करने लगते हो। तूने मुझे ऐसा वर्ड बोला, मैंने तुझे ऐसा वर्ड बोला, तूने गलत बोला, मैंने सही बोला। आपस में लड़ना बंद करो यार, क्यों लड़ रहे हो। थम्स अप के साथ बता दो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना था ये वाला सवाल, फटाफट से बता दो। सैफल साहब को गुड मॉर्निंग है मेरी तरफ से, लेकिन ऐसे गुड मॉर्निंग में इतना रो क्यों रहे हो आप, क्या तकलीफ हो गई आपको। जल्दी से बताइए। पता नहीं एसके के नाम से था शायद कोई, वो कर रहे थे कि तूने मुझे गलत बोला सही बोला, लड़ाई कर रहे थे आपस में। हाँ, पहले और दूसरे का सेम होगा क्योंकि इसमें एक एक एटम ही दिया हुआ है, एक एक परमाणु ही दिया हुआ है, तो पहले और दूसरे का सेम होगा। तीसरे में 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि SO2 जो है आपका उसके अंदर 3 परमाणु हैं, जो आपका SO2 है उसके अंदर 3 परमाणु हैं, ठीक है। मैम जी देखो कितना मतलब अटक मतलब उसी कमेंट पे अटक गया है, उसी को ही जो है बार बार करे। मैम जी एक बॉय अभी आई लव यू बोल रहा था किसी को, तो क्या हुआ, हम किसी को आई लव यू नहीं बोल सकते, है ना। प्यार तो हम सभी से करते हैं, मैं भी तुमसे करती हूँ बहुत, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, है ना। मैं अपने पेरेंट्स से भी करती हूँ, अपने फ्रेंड्स से भी करती हूँ, है ना, अपनी फैमिली से भी करती हूँ। तो आई लव यू कोई गलत शब्द है क्या, ठीक है। कोई अपनी बहन से भी प्यार कर सकता है ना, तो गलत शब्द है। अपने भाई से भी कर सकता है, तो आई लव यू बोल दिया तो क्या कोई गुनाह कर दिया क्या, बताओ। हाँ, वो बात अलग हो सकती है कि तुम्हारे माइंड में आई लव यू को लेकर जो है एक ही चीज़ हो, ठीक है, कि हाँ गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बोल रहा होगा, है ना, फ्लर्ट कर रहा है, तो हो सकता है उनकी इंटेंशन गलत ना हो, ठीक है। तो हमारे जो पता है गलत और सही हमारे दिमाग की उपज है, ठीक है, हम किस चीज़ को गलत और सही लेते हैं, ठीक है। तो आई लव यू कोई गलत शब्द नहीं है, हम अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने बहन भाई से, अपने रिश्तेदारों से, जो भी इंसान, ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ महत्व रखते हैं, हम उन सभी से प्यार करते हैं, तो उनको आई लव यू बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो अपनी सिस्टर समझकर भी बोला जा सकता है ना। तो आप लोगों तो मतलब आई लव यू बोल दिया तो भैया ये तो मतलब पूरा यहाँ पर जो है गर्लफ्रेंड बनाने आया है ना, आपने तो ऐसा समझ लिया, ठीक है। उसको लाइमलाइट में लाना है अब कि भाई तूने ऐसा कमेंट कर दिया, अभी मैम को बताता हूँ, है ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो वही चल रहा है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे तो जो मैं बात कर रही हूँ वो तो ऊपर से जा रही है, वो तो ऊपर से जा रही है, जो मैं बात कर रही हूँ वो तो आपका तो ध्यान वही है, आपका तो ध्यान वही है, ठीक है।
तो प्यार जो है, ठीक है, प्यार सिर्फ गर्लफ्रेंड से ही नहीं किया जाता, ठीक है, प्यार जो है सिर्फ गर्लफ्रेंड से ही नहीं किया जाता, ठीक है। बहुत लोग हैं हमारी ज़िंदगी में जिनसे हम प्यार करते हैं, ओके। अपने दोस्तों से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने टीचर्स से करते हैं। हर वो इंसान जो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं महत्व रखता है, उन सभी को हम प्यार करते हैं और उन सभी को हम आई लव यू बोल सकते हैं, ओके। लेकिन गलत मतलब में, मतलब उसको ऐसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट ना करिए। अब मुझे बताइए कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई? ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी आप लोगों की स्टेज अलग है, टीनेजर्स हो ना अभी, तो आपको जस्ट आई लव यू का मतलब बस वही नज़र आता है। इधर आ जाओ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? 0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 0.5 मोल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो एक मोल में कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ठीक है। और 0.5 मोल में कितने होंगे? 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो अब 0.5 क्या होगा? 1/2, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो 3.01 इंटू 10 की पावर 23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बता दो ज़रा, समझ में आ गया कैसे करना था? हाँ, नंदिनी का जवाब बिल्कुल सही है। और सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो, सभी लोग लाइक करो, शेयर करो। तुम्हारा मतलब क्या घट जाता है लाइक शेयर करने में? अगला सवाल बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बताओ हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के 0.1 मोल ऑफ H2SO4 में। 0.1 मोल ऑफ H2SO4 में देखो 0.1 मोल H2SO4, 0.1 मोल H2SO4, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर 0.1 को मल्टीप्लाई करो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मोल का मतलब यही होता है। इसका मतलब इतने अणु हैं किसके? H2SO4 के, इतने अणु होंगे H2SO4 के। आपसे क्या पूछा है? आपसे हाइड्रोजन पूछा है, तो एक अणु के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक अणु के अंदर सल्फर कितना है? 1। एक अणु के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ठीक है। तो अब आप क्या निकालो? परमाणुओं की संख्या निकालो। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सल्फर के लिए क्या होगा? 1 इंटू 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। 4 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आपके हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, ये आपके सल्फर के होंगे और ये आपके ऑक्सीजन के होंगे। इस तरीके से आप परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हो। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो एक बार और मुझे बता दो थम्स अप के साथ ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। फटाफट से मुझे थम्स अप के साथ बता दीजिए ये चीज़ आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। फटाफट से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है? जल्दी से सभी लोग बताइए, क्लियर है क्वेश्चन? जी मैम जी, जल्दी से फटाफट से बताइएगा। फटाफट से मुझे थम्स अप भागते हुए नजर आने चाहिए। थम्स अप के साथ बता दो मुझे अभी तक जितने सवाल डिस्कस हुए वो आपको समझ में आए। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई, हाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाले ज़्यादा थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बस देखा और टिक कर दिया, सोचना था उनमें। तो क्या आपको वो सवाल करके ऐसा लगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें हमें लग रहा था कि हमें आ गया है, लेकिन आज क्वेश्चन करने के बाद पता चला कि सही में उनको जो है दोबारा से हमें ज़रूरत थी पढ़ने की? बता दो ज़रा।
आज की क्लास के क्वेश्चंस का मोटिव मेरा वही था। उसके बाद फिर मैं अगले सवाल पर बढ़ूंगी। फटाफट से थम्स अप के साथ बता दो मुझे, आज की क्लास के क्वेश्चंस में आपको ये फीलिंग आई? किस किस को ये फीलिंग आई? किस किस को ये लग रहा था ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आज क्वेश्चंस करने के बाद उसको लगा कि दोबारा एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है? एक बार मुझे हैंड रेज करके बता दो किस किस को ये फीलिंग आई आज क्वेश्चंस करने के बाद। आज क्वेश्चंस करने के बाद किस किस को ये फीलिंग आई कि मुझे इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे लग रहा था कि मुझे आ गई है, बट वो दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है उनको। बता दो ज़रा फटाफट से, हैंड रेज करके बताओ फटाफट से और सेशन को शेयर कर दो। बहुत मज़ा आया। हाँ, मज़े तो बहुत आए ही होंगे। ठीक है जी मैम, अंदर से फीलिंग हुई। हाँ बिल्कुल, अंदर से ही होती है फीलिंग्स तो, है ना? फीलिंग्स तो बाहर हवा में कहाँ घूमती है ना? वो तो सबके अंदर ही होती है, आपके मन के अंदर की बात है जो भी है। ठीक है, ओके चलिए अगला सवाल बताइए कितने मोल्स होंगे इसके अंदर? कितने मोल होंगे 1 × 10 की पावर 22 के अंदर? 1 × 10 की पावर 22 के अंदर कितने मोल्स होंगे? तो आपको क्या दिया है? मॉलिक्यूल्स दिए हैं। 1 × 10 की पावर 22, इसको किससे डिवाइड कर दोगे? एवोगैड्रो के नंबर से डिवाइड कर दोगे। यही फॉर्मूला बताया था n/Na वाला, यही फॉर्मूला बताया था n/Na वाला। ठीक है, तो बस n आपको दिया था, Na आपने रख दिया, इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ गया? 10 आ गया। तो 1/60.22, तो 1/60 मान लो और 1/60 को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 0.0। ठीक है, फिर 100 हो गया तो 1 से चला जाएगा, 40 हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना। 0.01 तक मैंने बता दिया। ठीक है, तो 0.01 इतने मोल्स। ठीक है, आगे भी जाएगा। ठीक है, 0.01 इतने मोल्स। ओके, ठीक है। मोनिका जो है माउंटेन ड्यू पिला रही है। क्यों भैया? ठीक है, मोनिका किस चीज़ की पार्टी दे रही हो तुम? मुझे भी पिला दो। ठीक है, किस चीज़ की पार्टी दे रही हो? सारे सवाल हो गए इसमें, खुश हो ज़्यादा? What mass of Cl2 gas will have 4.8 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2? ठीक है, क्लोरीन का कितना द्रव्यमान जो है उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मास निकालना है क्लोरीन गैस का जिसके आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं। तो सबसे पहले बच्चा नंबर ऑफ मोल्स निकालो। मॉलिक्यूल से क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, जो अभी किया था वैसे ही। कितना आ जाएगा? 48/60। 0.8 मोल। कितने मोल आ गए? 0.8 मोल आ गए। अब आपसे क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है, मास पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप m/m भी तो लिखते हैं। ये आपका क्या होता है? मोलर द्रव्यमान, और ये आपका मास होता है द्रव्यमान। ये आपको निकालना है, ये आपने निकाल लिया 0.8। इसका मोलर द्रव्यमान Cl2 का कितना होगा? एक क्लोरीन का 35.5, 2 का कितना हो जाएगा? 71। इसको मल्टीप्लाई कर दो 71 से। 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो 71 से। 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो 71 से। ठीक है, तो कितना आएगा? 56.8 आएगा। कितना आएगा? 56.8। 56.8 ग्राम। तो 56.8 ग्राम जिसका आया मुझे बता दो एक बार। 56.8, 0.8 मोल्स आएंगे। आपसे मास पूछा है, द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान कितना आएगा? द्रव्यमान कितना आएगा इसके अंदर? तो द्रव्यमान आएगा इसके अंदर 56.8 ग्राम। 56.8 ग्राम वालों का बिल्कुल ही सही है। अलोन राजू का जवाब सही है, जितेश का जवाब सही है। जितेश जी आपका कमेंट बहुत देर में आया, अभी आए हो क्लास में। नंदनी का जवाब सही है, अक्षय का जवाब सही है। मोनिका ने अपना जवाब डिलीट कर दिया, गलत था या सही था पता नहीं। हर्ष का सही है, नंदिनी का सही है। ठीक है, सिमरन सिद्दीकी सही है। विनय पटेल का जवाब बिल्कुल सही है। विनय पटेल का जवाब भी बिल्कुल ही सही है। फटाफट से, ठीक है, फटाफट से
ओके, अंजलि का सही है, अलका का सही है, आरोही का सही है, ठीक है। तो जिनका भी है 56.8 सही है। अगला सवाल, मास निकालना है, मास निकालना है, करिए जरा। क्या निकालना है इसमें? मास निकालना है, इसमें आपको निकालना है मास। फटाफट से करिएगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। और इस शीट में क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, सारे नहीं भी हो पाएंगे तो होमवर्क में करोगे तुम लोग, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, दिमाग चलाना पड़ेगा उनको करने के लिए। ओके, चलो दोबारा से बताना मैम। लो भैया दोबारा से सुन लो। देखो क्या दिया था आपसे, द्रव्यमान पूछा है और आपको अणु दिए हैं। तो जो अणु दिए हैं उससे आप मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जो अणु दिए हैं उसको आप किससे डिवाइड करोगे? एवोगैड्रो के नंबर से डिवाइड करोगे। एवोगैड्रो के नंबर से डिवाइड करके आप मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके क्या आ गए? मोल्स आ गए। कितने आए? 0.8 आए। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मोल निकालने का? मास को डिवाइड करते हैं किससे? मोलर मास से, ठीक है। शमा को गुड मॉर्निंग है, ओके। तो किससे डिवाइड करते हैं? मोलर मास से। तो मास निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। 0.8 को मल्टीप्लाई करो, इसका मोलर मास कितना होगा Cl2 का? 71। तो 71 से मल्टीप्लाई करो 0.8 को और यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका मास आ जाएगा। m निकालना था ना, n इंटू एम करोगे 56.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 56.8 आ जाएगा, 56.8। ओके, तो 56.8 जो है सही जवाब होगा। 56.8 बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला देखो, मास निकालना है एक एटम Fe का। एक एटम Fe का कितना होता है भैया? 55.9 AMU होता है। 1 एटम ऑफ Al कितना होता है? 27 AMU। सिंगल एटम का पूछा है, एटॉमिक मास यूनिट बताओगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कितना होगा? 32 AMU। एक अणु का पूछा है ना, 1 मॉलिक्यूल। अच्छा, ये 1 दोनों में ही 1 मॉलिक्यूल है क्या? हाँ, दोनों में ही 1 मॉलिक्यूल है। अगर ये 1 मोल पूछ लेता ना, 1 मोल ऑफ O2, ठीक है, मैंने बदल दिया, तो फिर ये 32 ग्राम हो जाता। तो फिर ये 32 ग्राम हो जाता। ओके, ठीक है, फिर ये क्या हो जाता? ये 32 ग्राम, ठीक है, ठीक है, ये 32 ग्राम हो जाता। ठीक है, SK जी आपको उनसे प्राइवेट बात करनी है, ठीक है। बहुत देर से मैं देख रही हूँ बकवास करते हुए, ठीक है। ऐसा करो, क्लास से चले जाओ, ठीक है, क्लास से चले जाओ, ठीक है। उनसे आप प्राइवेट करो, पब्लिक करो, जो भी बात करनी है क्लास से बाहर जाकर करिए, ठीक है। यहाँ पर जो है, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा हो गया मुझे आपके मैसेजेस देखते हुए, ठीक है। आसिफ जी को वालेकुम अस्सलाम है मेरी तरफ से, ठीक है। फालतू की बकवास नहीं चाहिए मुझे क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम मास? बताओ इसमें सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा? सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा? सबसे ज्यादा द्रव्यमान बताइए। गुड मॉर्निंग है प्रिंस, आपको गुड मॉर्निंग है। बताइए जरा। राम राम है जी। अब जल्दी से ये बता दो, राम राम गुड मॉर्निंग तो हो गई, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम मास? 5 मोल ऑफ वाटर। मैक्सिमम मास बताओ। देखो 1 मोल पानी का कितना होगा? 18 ग्राम 1 मोल का। तो 5 मोल का कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 90 ग्राम, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? 18 AMU। तो 5 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 AMU। कितना होगा? 90 AMU, ठीक है। अगला देखो, 5 ग्राम ऑफ वाटर, वो तो 5 ग्राम है ही, वो तो 5 ग्राम है ही, ठीक है। तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 90 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 5 ग्राम को ये लिख सकते हैं 5 AMU इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा AMU इंटू NA यही तो ग्राम होता है।
तो ये क्या हो सकता है 5 AMU इंटू इतना है, इसका मतलब क्या है 90 AMU इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, इसका मतलब ये है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा हुआ ये है ना, सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा हुआ 5 मोल ऑफ वाटर वाला, तो फर्स्ट वाला। और आप इतना तो दिमाग भी लगा सकते हो, इसमें 5 अणु हैं और इसमें 5 मोल है, मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23, 6 इंटू 10 की पावर 23, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 10 की पावर 23 से, इतने अणु हैं, ठीक है, इतने अणुओं का द्रव्यमान आपसे पूछा है, इतने अणुओं का द्रव्यमान आपसे पूछा है। बताओ जरा इसका, ये वाला क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आज की क्लास का समापन करेंगे। ये क्वेश्चन करने में आपको मजा आ जाएगा और ऐसा क्वेश्चन शायद आज तक आपने नहीं देखा होगा, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, ये आपने शायद आज तक नहीं सोचा होगा। चलो देखते हैं क्या पूछता है। अगर आप एक दिन में 50 लीटर पानी का सेवन करते हैं, मान लो एक दिन में 50 लीटर पानी पी जाते हो आप, ठीक है, आप कितने मोल का सेवन कर रहे हैं, कितने मोल पानी का सेवन कर रहे हैं, तो पहले तो यही निकाल लो, 50 लीटर से मोल निकालोगे तो 22.4 से डिवाइड कर दो, 22.4 से डिवाइड कर दो, यहां से मोलों की संख्या आ जाएगी, यहां से मोलों की संख्या आ जाएगी। अगला देखो क्या कहता है, कितने मॉलिक्यूल्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, कितने अणु होंगे, तो मोल आपके इतने आ जाएंगे, तो अणु कितने होंगे, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 10 की पावर 23, ऐसे ही निकालते हैं हम मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही निकालते हैं हम मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं सिर्फ ये समझाऊंगी करना कैसे है, सॉल्व आप करोगे, ठीक है, मैं सिर्फ ये समझाऊंगी करना कैसे, सॉल्व आप करोगे। मोल निकालने के लिए वॉल्यूम को एसटीपी पर जो 1 मोल की वॉल्यूम होती है उससे डिवाइड किया, उसके बाद मॉलिक्यूल निकालने के लिए जो मोल आया उसको मल्टीप्लाई किया इससे, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, n बराबर n अपॉन Na होता है ना, तो मोल को इससे मल्टीप्लाई करोगे n आ जाएगा। चलो अगला क्या पूछा, अगला कहता है 1 लीटर किसके बराबर है, 1 kg के बराबर है, 1 लीटर 1 kg के बराबर है, तो अगर इनको काउंट करें, एक मॉलिक्यूल 1 सेकंड में काउंट करें, एक मॉलिक्यूल 1 सेकंड में काउंट करें, तो कितने साल लगेंगे इनको काउंट करने में, कितने कितने साल लगेंगे इनको काउंट करने में। देखो 1 सेकंड में एक मॉलिक्यूल काउंट करता है, जो भी काउंट कर रहा है, तो इतने मॉलिक्यूल्स को काउंट करने में कितनी सेकंड लगेंगी, इतनी ही लगेगी। इसको सॉल्व करके जो आएगा इतनी सेकंड्स ही लगेंगी, एक को काउंट करने में 1 सेकंड, तो इतने को काउंट करने में इतनी सेकंड्स, तो इतनी सेकंड्स लगेंगी इन मॉलिक्यूल्स को काउंट करने में। और सेकंड्स को अगर आपको बदलना है ईयर में, सेकंड को अगर आपको बदलना है ईयर में, तो कैसे बदलोगे, देखो 1 साल में 365 दिन, एक दिन है ना, डेज 165, एक दिन में 24 घंटे, ठीक है, एक घंटे में 3600 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, एक साल में कितनी सेकंड्स हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो 365, पहले इसमें बदलो घंटों में, और घंटों से किस में बदलना है, सेकंड्स में, इतनी सेकंड्स, एक साल में इतनी सेकंड्स हैं। तो ये जो सेकंड्स आई है इसको अगर मैं इस नंबर से डिवाइड कर दूं तो साल आ जाएंगे। ये जो सेकंड्स आई है इसको अगर मैं इस नंबर से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। मुझे बता दो समझ में आ गया, बता दो जरा समझ में आ गया फटाफट से। जल्दी बता दो। ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन को करना कैसे था, सिमरन, नंदिनी बता दीजिए। विनय जी को समझ आ गया, जल्दी से।
बता दो, बस ये बता दो समझ आ गया कैसे करना है, सॉल्यूशन नहीं मांग रही, सॉल्यूशन तो आप होमवर्क में कर लेना, ये बता दो करना कैसे था क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। थम्स अप के साथ बता दो मुझे आज जितने भी सवाल मैंने डिस्कस किए सभी क्लियर है, किसी को कोई तकलीफ समस्या तो नहीं। चलिए तो फिर सबको समझ में आ गया, सभी को इतने ज्ञानी हो गए, सभी सब कुछ ही समझ में आ गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सारा ज्ञान तो तुम्हें ही नहीं ले लिया है ना, तो वो तो पता चलेगा जब अगली बार क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फ्रेश अप हो जाओ, है ना, ब्रेकफास्ट लो, ठीक है, जो भी आपको करना है, उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो है मुझसे अलविदा लेने का समय हुआ, ठीक है, बहुत देर झेल लिया मुझे तो सुबह सुबह। ओके, तो अब सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।